हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर सोर्सेस ऑफ एनर्जी को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि एनर्जी यानी ऊर्जा होती क्या है। फिर हमने ऊर्जा के प्रकार देखे थे, यानी टाइप्स ऑफ एनर्जी देखी थी। इसके बाद हमने ये देखा था कि जो आपका गुड फ्यूल होता है, यानी एक अच्छा ईंधन कैसा होता है, उसकी क्वालिटीज, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। अब हम बात करते हैं सोर्सेस ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा के स्रोतों की हम बात करते हैं। तो हमारे पास दो तरीके के ऊर्जा होती है। किस तरीके की ऊर्जा के स्रोत है? दो तरीके के आपके पास सोर्सेस। पहला कन्वेंशनल सोर्सेस, यानी पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। कन्वेंशनल यानी पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। दूसरा है आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्स, यानी गैर पारंपरिक स्रोत। तो बेसिकली अगर हम कन्वेंशनल सोर्सेस की बात करें, यानी पारंपरिक स्रोतों की बात करें, तो आपके जो पारंपरिक स्रोत होते हैं, जो आपके क्या होते हैं, पारंपरिक जो आपके स्रोत होते हैं, ठीक है, जो आपके क्या होते हैं, पारंपरिक स्रोत होते हैं, वो बेसिकली ऐसे स्रोत होते हैं, ऐसे सोर्सेस होते हैं जो पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, यानी जिनका उपयोग हम पुराने समय से करते आ रहे हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कन्वेंशनल सोर्सेस के, यानी पारंपरिक स्रोत कहते हैं। पारंपरिक स्रोत आपके दो तरीके के स्रोतों में विभाजित होते हैं। पहला है आपका कमर्शियल एंड दूसरा है आपका नॉन कमर्शियल, यानी वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक। वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक, जैसे कि हम वाणिज्यिक से समझ सकते हैं, यानी ऐसे स्रोत, ऐसे सोर्सेज जिनका हम क्या कर सकते हैं, जिनका हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, जो क्या होते हैं, वाणिज्य में आपके कमर्शियल यूज में आते हैं, यानी जिनको आप क्या करते हो, कमर्शियली वाणिज्यिक तौर पे जिनका उपयोग करते हो। जैसे आपका कोल यानी कोयला होता है, पेट्रोलियम यानी पेट्रोल होता है, क्या होता है, पेट्रोल होता है। देन इलेक्ट्रिसिटी यानी जो आपकी विद्युत है, बिजली है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम नॉन कमर्शियल की बात करें, यानी गैर वाणिज्यिक की बात करें, तो आपकी फायरवुड, यानी वो लकड़ी जो आप जलाने में उपयोग करते हैं। स्ट्रॉ, यानी जो आपके क्या होते हैं, पराली, भूसा होता है, स्ट्रॉ जो होते हैं, ठीक है। ड्राइड डंग, यानी जो आपके क्या होते हैं, उपले होते हैं, जिन्हें हम उपले कहते हैं, काउ डंग केक कहते हैं, ठीक है, जो गाय के गोबर से बनाया जाता है, उस जो जिसे आप क्या कहते हैं, ड्राइड डंग कहते हैं। तो ये क्या है, आपके वाणिज्यिक स्रोत हैं, किसके, आपके ऊर्जा के स्रोतों। और ये आपके ये आपके वाणिज्यिक है, यानी कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी जो कि कमर्शियल सोर्सेज है, ये आपके वाणिज्यिक है। और जो नॉन कमर्शियल सोर्सेज है, जैसे कि आपका फायरवुड, स्ट्रॉ और ड्राई डंग, ये क्या है, आपका गैर वाणिज्यिक है। इसी तरीके से अगर हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की बात करें, यानी गैर पारंपरिक स्रोतों की बात करें, अगर हम गैर पारंपरिक की बात करें, यानी ऐसे स्रोत जिनका उपयोग पुराने समय से नहीं हो रहा, ठीक है, पुराने समय से नहीं हो रहा, जैसे कि आपकी बायो एनर्जी हो गई। जैसे बायो एनर्जी मतलब जो आपको जैविक या आप कह सकते हैं बायो वेस्ट से जो आपको मिलती है। देन आपका हो गया सौर ऊर्जा, यानी सोलर एनर्जी, जिसे आप क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। विंड एनर्जी, ठीक है, जो आपको पवन से मिलती है ऊर्जा, विंड एनर्जी। टाइडल एनर्जी, ठीक है, टाइडल एनर्जी होती है। देन आपकी एनर्जी फ्रॉम अर्बन वेस्ट, यानी जो
आपके वेस्ट मटेरियल से आपको एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो बेसिकली अगर हम नॉन कन्वेंशनल की बात करें तो हम ये जानते हैं कि ये ऐसे एनर्जी सोर्सेस हैं, यानी कि कैसे एनर्जी सोर्सेस हैं, ये ऐसे एनर्जी सोर्सेस हैं जिनका यूज, ठीक है, जिनका उपयोग पुराने समय से नहीं हो रहा है, इसका यूज कुछ समय से ही शुरू हुआ। तो हमारे पास दो तरीके के ऊर्जा के स्रोत है, पारंपरिक और गैर पारंपरिक। तो जो आपका पारंपरिक स्रोत है वो फिर आपका कमर्शियल यानी वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक में विभाजित होता है, ठीक है। उन आपका किसमें डिवाइड हो रखा है, वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक। वहीं अगर हम बात करें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की तो वो आपके कौन से, बायो एनर्जी हो गया, सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सब क्या है आपके नॉन कन्वेंशनल यानी गैर पारंपरिक स्रोत। अब जो हमने ये अभी हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं फॉसिल फ्यूल की यानी जीवाश्म ईंधन की। किसकी बात करते हैं हम, जीवाश्म ईंधन की सबसे पहले बात करते हैं। पर उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारे एनर्जी के स्रोत हैं यानी ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो कितने कितने परसेंटेज जो है हम लोग उसका उपयोग करते। तो जैसे कि आपको यहाँ पाई चार्ट दिख रहा है, तो यहाँ से आपको ये दिखाई देता है कि जो लाल रंग है वो आपका कोल यानी कोयले को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, कोयले के यूज को, कोयले के उपयोग को। हरा रंग आपका पेट्रोल और प्राकृतिक गैस को दिखा रहा है। पीला रंग आपका हाइड्रो यानी जो आपकी जल विद्युत जो ऊर्जा है उसको दिखा रहा है। ब्लू आपका परमाणु ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी को दिखा रहा है। और जो आपका ये येलो है, लाइट येलो, ये आपको क्या दिखा रहा है, विंड एनर्जी यानी पवन जो ऊर्जा होती है, जो आपकी पवन की वजह से होती है, उसको बता रहा है। और ये पाई चार्ट आपको ये दिखा रहा है कि किस तरीके से हम इन स्रोतों का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कोल की बात करें यानी कोयले की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस पाई चार्ट में सबसे ज्यादा हिस्सा आपको लाल रंग का दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है, लाल रंग का दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हम एनर्जी का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, एनर्जी यानी ऊर्जा का जो हम यूज करते हैं, सबसे ज्यादा जो हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं वो हमें कहाँ से मिलती है, कोयले से मिलती है। कहाँ से मिलती है, कोयले से यानी कोल से प्रोड्यूस होती है। अगर आप यहाँ पे देखें तो जो आपका ये ग्रीन कलर का जो पाई चार्ट का हिस्सा है ये आपको पेट्रोल यानी जो आपका पेट्रोल होता है और प्राकृतिक गैस है यानी जैसे सीएनजी, एलपीजी होते हैं, ठीक है, उनका यूज बता रही है, उनका उपयोग बता रही है कि कितना परसेंट, कितना हम पेट्रोल और प्राकृतिक गैसों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं आपका क्या है ये, हाइड्रो पावर एनर्जी यानी जल विद्युत ऊर्जा। तो अगर हम हाइड्रो पावर एनर्जी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कोयले के बाद जो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा हम ऊर्जा का जो उपयोग करते हैं वो हमें हाइड्रो पावर प्लांट्स या फिर जल विद्युत संयंत्रों से प्राप्त होते हैं। यानी हमें पानी से, जल से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो सेकंड नंबर पे है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, इसकी परमाणु ऊर्जा की बात करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं परमाणु ऊर्जा और जो हमारी विंड एनर्जी है, हमारी विंड एनर्जी है, ये दोनों एनर्जी सबसे कम जो है, इन दोनों एनर्जी का हम यूज करते हैं, क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अब अगर हम इन सब की बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि जो कोयला है ये हमारा कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, ठीक है। कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैस, ये क्या है, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, यानी हमारे क्या है, पारंपरिक स्रोत है। यानी बहुत पुराने टाइम से, बहुत पुराने समय से हम इनका उपयोग कर रहे हैं, क्या के लिए, ऊर्जा के लिए, ठीक है, एनर्जी के लिए। तो इसी कारण हमारा सबसे ज्यादा जो है, आप देख सकते हैं हम
कोयले का उपयोग करते हैं। इसी कारण हम कोयले का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं ऊर्जा के लिए। तो इस तरीके से आप, तो यही कारण है कि सबसे ज्यादा आपका जो है कोयला जो होता है इसका हम उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी पारंपरिक स्रोत है ऊर्जा का, और हम बहुत पुराने समय से इसका उपयोग कर रहे हैं ऊर्जा के लिए। तो ये जो आपका पाई चार्ट है ये हमें ये दिखाता है कि किस तरीके से हम कितनी क्वांटिटी में, कितनी मात्रा में, किस तरीके की एनर्जी का या किस तरीके के आपके ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोतों के बारे में पढ़ते हैं। तो जब हम ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के बारे में पढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं कि ये ऐसे स्रोत हैं जो कि बहुत समय से हम जिनका उपयोग कर रहे हैं। इनकी एक और क्वालिटी होती है कि ये क्या होते हैं, हम इन्हें नवीनीकरण नहीं कर सकते, यानी इनको रिन्यू नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते इनका नवीनीकरण नहीं कर सकते, यानी दे आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी ये क्या है, गैर नवीनीकरणीय स्रोत हैं ऊर्जा के। और ये क्या है, ये बहुत ही लिमिटेड मात्रा में, यानी बहुत ही कम मात्रा में हमारी पृथ्वी पे मौजूद है। बेसिकली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपके पारंपरिक स्रोत है, जैसे कि हम बात करते हैं जीवाश्म ईंधन की, हम पेट्रोल की बात करते हैं, डीजल की बात करते हैं, तो बेसिकली ये क्या है, ये जो आपके एनर्जी के स्रोत हैं या फिर ऊर्जा के जो स्रोत हैं, इन्हें बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है। क्या लगता है, बहुत ज्यादा समय, यानी मिलियंस ऑफ ईयर्स इसे लगते हैं बनने में। अगर हम इनका यूज कर देते हैं, ठीक है, अगर हमने इसका यूज कर दिया एक बार, तो ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और इनको बनने में फिर से बहुत सालों, सैकड़ों, लाखों, करोड़ों साल इनको लग जाएंगे बनने में, ठीक है, बहुत ज्यादा साल इनको बनने में लग जाएंगे। इस कारण हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं एनर्जी के, यानी हम इनका नवीनीकरण नहीं कर सकते। और ये क्या है, बहुत ही लिमिट है, इनकी क्या है, लिमिट है, मतलब एक लिमिटेड मात्रा में ये हमारी पृथ्वी में मौजूद है। अगर हम कन्वेंशनल सोर्सेज की बात करें या पारंपरिक स्रोतों की बात करें, तो इनमें जो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, यानी जो आपका क्या है, जल विद्युत जो ऊर्जा है, ये एक ऐसी ऊर्जा है जो कि आप जिसे रिन्यू कर सकते हैं, जिसका नवीनीकरण हो सकता है। बाकी जितने भी स्रोत हैं, आपके पारंपरिक स्रोत हैं, उनका हम नवीनीकरण नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, नवीनीकरण नहीं कर सकते। यानी कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर आल्सो नोन एज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी जो आपका कन्वेंशनल है, पारंपरिक स्रोत है ऊर्जा के, उनको हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, यानी जो आपके गैर नवीनीकरण स्रोत कह सकते हैं ऊर्जा के, एंड आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी, यानी ये बहुत ही लिमिट क्वांटिटी में या लिमिटेड क्वांटिटी में पृथ्वी में मौजूद हैं। इसको छोड़े अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यानी जल विद्युत ऊर्जा को अगर हम छोड़े, तो इसके अलावा जो आपके कन्वेंशनल यानी पारंपरिक स्रोत हैं, ठीक है, ऊर्जा के, ये हमारे पास क्या है, एक लिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद है। अब हम बात करते हैं हमारे जो नॉन रिन्यूएबल, यानी जिनका नवीनीकरण नहीं कर सकते, जो हमारे गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत हैं, उनकी हम बात करते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो इसमें आपकी न्यूक्लियर एनर्जी आती है, यानी परमाणु ऊर्जा आती है, नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस आता है, कोल यानी कोयला, फॉसिल फ्यूल ऑयल्स यानी जीवाश्म ईंधन, ये क्या है, आपके नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं एनर्जी के। अब हम चलते हैं अपने आगे के स्लाइड्स पे।
तो बेसिकली अब हमें क्या दिखाया गया है कि किस तरीके से जो आपके कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं, यानी पारंपरिक ऊर्जा के जो स्रोत हैं, उनका हम यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। तो जैसे कि आप इस पाई चार्ट में देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि जो आपकी हाइड्रो एनर्जी है, क्या है, हाइड्रो एनर्जी, ठीक है, क्या है आपकी हाइड्रो एनर्जी, यानी जल विद्युत ऊर्जा जो है उसका उपयोग 29 यानी 29% हो रहा है। कोयले की बात करें तो इसका भी 29% यानी जो आपका 29% है, इसका भी उपयोग 29% हो रहा है। देन अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें यानी परमाणु ऊर्जा की बात करें, इसका उपयोग 28% हो रहा है। नेचुरल गैस का यानी प्राकृतिक गैस का 7% और क्रूड ऑयल, जो आपका क्रूड ऑयल होता है, इसका 7% उपयोग हो रहा है। यानी अगर हम पारंपरिक स्रोतों की बात करें तो हम ये देख सकते हैं कि जो कोयला है और जो जल विद्युत ऊर्जा है, इसका उपयोग सबसे ज्यादा किया जा रहा है। किसका किया जा रहा है, आपके कोयले का, और जो आपकी जल विद्युत जो एनर्जी है, ऊर्जा है, इसके बाद नंबर आता है आपका परमाणु ऊर्जा का, और सबसे कम नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक ऊर्जा और क्रूड ऑयल, ठीक है, क्रूड ऑयल, इसका हम क्या कर रहे हैं, सबसे कम यूज कर रहे हैं, सबसे कम उपयोग कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन की बात करते हैं। तो अगर हम फॉसिल फ्यूल की बात करें तो जैसे कि हम ये समझते हैं कि जो आपका जीवाश्म ईंधन है वो बेसिकली किससे बना है, जो आपके जीव जंतु है, ठीक है, जीव जंतु है उनसे बना है। यानी कि जो करोड़ों सालों पहले जो आपके एनिमल्स थे यानी जानवर थे, जीव जंतु थे, जैसे एनिमल्स हो गए, प्लांट हो गए, पौधे हो गए और पेड़ हो गए, क्या हुआ, ये दब गए, पृथ्वी पे क्या हो गया, दब गए। इनके ऊपर किसकी लेयर पड़ गई, आपकी जो मट्टी होती है, मिट्टी और रेत, इनकी परतें इसके ऊपर पड़ गई, जिस कारण क्या हुआ, इन्हें ऑक्सीजन नहीं मिला, यानी ये क्या हुआ, पृथ्वी में दब गए, ठीक है, पृथ्वी पे लेयर के नीचे दब गए, और इन पे क्या नहीं पहुंचा, आपका ऑक्सीजन नहीं पहुंचा। तो आप जानते हैं जब वो पृथ्वी के अंदर दब गए, उनके ऊपर क्या हुआ, मिट्टी ढक गई, तो उस पे क्या लगा, प्रेशर लगा, दाब लगा, हीट हुई, यानी ऊष्मा, वहां पे आप जानते हैं हीट भी थी वहां। तो इसने क्या किया, जो प्रेशर और हीट इस पे पड़ा, इस कारण क्या हुआ, जो ये रिमेन्स थे, ये जो आपके पेड़ पौधे और जीव जंतु जो दब गए थे, वो फॉसिल फ्यूल्स में यानी जीवाश्म ईंधन में बदल, किसमें बदल गए, जीवाश्म ईंधन में। और ये प्रक्रिया कितनी लंबी चली, मिलियंस ऑफ इयर्स में, ठीक है, मतलब बहुत साल इसमें लगे। तो हम ये जानते हैं कि जब ये इतने साल लगे इसको बनने में, और क्या है, आपके जीव जंतु के क्या हुआ, दबने से ये जो है ईंधन बना, यानी ये क्या है, लिमिटेड अमाउंट में है, यानी ये जो ईंधन है वो कितने अमाउंट में है, लिमिटेड, यानी सीमित भंडार में ये हमारे पास है। यानी अगर हम इनका उपयोग कर देते हैं तो इनके उपयोग करने के बाद ये खत्म हो जाएंगे, और दोबारा से इन्हें बनने में भी बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो बेसिकली क्या है, जैसे हमने अभी पढ़ा कि जो आपके जीवाश्म ईंधन होते हैं ये आपके पारंपरिक स्रोत हैं ऊर्जा के, तो यानी इनका जो यूज है, इनका जो उपयोग है वो बहुत समय से चला आ रहा है, ठीक है, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है यानी जनसंख्या बढ़ रही है, तो इनकी जो डिमांड है, ठीक है, इनकी जो डिमांड है वो भी बढ़ती ही जा रही है, क्या हो रही है, बढ़ती ही जा रही है। तो ज्यादा से ज्यादा किसका यूज हो रहा है, आपका जो आपके कोल पेट्रोलियम है यानी जो आपके जीवाश्म ईंधन है, इनका उपयोग हो रहा है। अगर हम जीवाश्म ईंधन में कोल और पेट्रोलियम की बात करें तो बेसिकली जो आपका कोल है यानी जो आपका कोयला होता है, क्या होता है, कोयला जो होता है, तो कोयला आपका किस वजह से बनता है, जो बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं जब वो पृथ्वी पे दब गए, ठीक है, पृथ्वी में क्या हो गए, दब गए, तो उसके कारण, उन पेड़ों के कारण कोयले का निर्माण हुआ या कोयले बने।
और अगर हम पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम में जो आपके जानवर थे, ठीक है, छोटे पौधे थे, वो जब दबे पृथ्वी में तो उसकी वजह से, उनके कारण पेट्रोल बना, यानी पेट्रोलियम बने या पेट्रोल बना। तो जैसे जैसे इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है तो इनका जो है वो उपयोग कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, जिससे क्या हो सकता है, जो आपके ये ईंधन है, जो आपका जीवाश्म ईंधन है, ये खत्म हो सकता है। The growing demand for energy was largely met by the fossil fuel coal and petroleum, यानी जो डिमांड बढ़ती जा रही है, ठीक है, फ्यूल की यानी ईंधन की जो डिमांड बढ़ती जा रही है, उसको पूरा करने के लिए जो आपके जीवाश्म ईंधन है, जैसे कि आपका कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, इनका उपयोग किया जा रहा है। Our technologies were also developed for using these energy sources, यानी इन ऊर्जा स्रोतों के उपयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी में भी विकास किए जा रहे हैं, यानी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा रहा है ताकि जो आपके ये ईंधन है, जो आपके जीवाश्म ईंधन है, इनका जो है उपयोग प्रॉपरली या अच्छे तरीके से एफिशिएंटली इनका उपयोग किया जा सके। These fuels were formed over millions of years ago and there are only limited reserves. परंतु ये जो ईंधन है ये करोड़ों वर्ष में बने हैं और अब तक केवल इनके सीमित भंडार ही हैं। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये इनको बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, करोड़ों साल लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो जिस कारण क्या है, ये बहुत टाइम में बनता है और इसके जो रिजर्वॉयर्स है, इनका जो भंडारण है या जो इनके भंडार है, वो भी बहुत लिमिटेड यानी सीमित मात्रा में है। The fossil fuels are non-renewable sources of energy, so we need to conserve them. यानी जो आपके जीवाश्म ईंधन ऊर्जा जो है ये कैसी है, अनवीनीकरणीय स्रोत है, यानी इनका हम रिन्यू नहीं कर सकते, इनका नवीनीकरण नहीं हो सकता। यानी ये अगर एक बार खत्म हो गए, एक बार हमने इनका उपयोग कर दिया तो हमें ये दोबारा से प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें इन्हें क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, यानी इनको संरक्षित करना चाहिए। If we were continuing consuming these sources at such alarming rate, we would soon run out of energy. यदि हम इन ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग इसी चिंताजनक दर से करते रहें तो हमारे जो भंडार हैं वो शीघ्र ही रिक्त हो जाएंगे, यानी भंडार शीघ्र ही खाली हो जाए। यानी जिस तरीके से हम इनका उपयोग करते जा रहे हैं, जो आपके जीवाश्म ईंधन है, अगर इसी तरीके से हम इनका उपयोग करते रहे तो क्या हो जाएगा, जल्दी ही जो इनका भंडारण है या इनका जो स्टोरेज है, ठीक है, इनके जो रिजर्व्स हैं वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, यानी रिक्त हो जाएंगे। अब हमने किसकी बात करी, अभी तक हमने जीवाश्म ईंधन की बात करी। मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से आपका जो जीवाश्म ईंधन है यानी फॉसिल फ्यूल है वो बनता है, ठीक है, किस तरीके से वो बनता है और किस तरीके से इसकी डिमांड बढ़ती जाए। अगर हम बात करें जो आपके जीवाश्म ईंधन है इनकी अगर बात करें तो जब इनका दहन होता है यानी जब इनकी बर्निंग होती है, इनका कंबशन हम करते हैं तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है, क्या मिलती है, एनर्जी, यानी हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है, ऊर्जा हमें प्राप्त होती है इनको इनके दहन कर, ठीक है। अब जब इनका दहन होता है तो इसके कारण यानी इनकी जो बर्निंग होती है इसके कारण बहुत सारी हानियां भी होती है, यानी इसके बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज भी है। क्या है, डिसएडवांटेज यानी हानियां भी है। अगर हम ऊर्जा जो आपकी जीवाश्म ईंधन है इसको अगर हम दहन करते हैं, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं, दहन करते हैं, तो हमें कार्बन के ऑक्साइड और नाइट्रोजन और सल्फर के जो है ऑक्साइड हमें मिलते हैं। यानी इसके दहन से क्या होता है, इसके दहन से आपके सल्फर के ऑक्साइड जो होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड क्या होते हैं, उत्सर्जित होते, क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं, जो कि आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि क्या करते हैं, जो आपका वायु को प्रदूषित करते हैं। क्या करते हैं, वायु को प्रदूषित करते हैं, यानी एयर को पोल्यूट कर देते हैं।
तो वो क्या करते हैं, आपकी वायु को प्रदूषित कर लेते हैं। अब जब वो हमारे वायुमंडल में फैल जाते हैं, ठीक है, हमारे वायुमंडल में फैल गए और एयर पोल्यूशन कर दिया, यानी उन्होंने क्या किया, वायु को प्रदूषित कर दिया, तो बाद में क्या होता है, वो वाटर वेपर्स यानी जो जल वाष्प होते हैं उनके साथ मिल जाते हैं और क्या करते हैं, अम्लीय वर्षा करते हैं, या आप कह सकते हैं कि वो जल वाष्प के साथ मिलके अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, जिससे क्या होती है, आपकी अम्लीय वर्षा होती है, यानी एसिड रेन होती है। तो और आपने ये पढ़ा होगा कि जो आपकी एसिड रेन होती है, क्या होती है आपकी एसिड रेन, यानी जो आपकी क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है। क्या होती है आपकी, जो आपकी क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है। आपने पढ़ा होगा अम्लीय वर्षा या एसिड रेन जिसे हम कहते हैं। ये क्या होती है, ये बहुत ज्यादा नुकसान करती है, ये बहुत ज्यादा नुकसान करती है। कैसे करती है, जो आपके मार्बल से बनी हुई बिल्डिंग्स हैं, जैसे ताजमहल हो गया, तो अम्लीय वर्षा के कारण ये क्या कर रही है, उसे नुकसान पहुंचा रही है। इसी तरीके से जो आपकी अम्लीय वर्षा होती है, वो जो आपके क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, जो आपके क्या होती है, फसलें होती है, उनको खराब कर देती है। तो यानी जो आपकी अम्लीय वर्षा होती है, इससे क्या होता है, इससे आपके फसलों को नुकसान पहुंचता है, बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचता है, यानी और जो जीव जंतु है उनको भी नुकसान पहुंचता है। और अगर हम ये कहें कि जो आपके कार्बन के ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है और जो सल्फर के ऑक्साइड है, जब ये हमारे वायुमंडल में मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, पोल्यूशन करते हैं, यानी दूषित कर देते हैं हमारी वायु को, जिसे हम अगर लेते हैं, ठीक है, हम वायु को लेते हैं तो क्या होता है, वो हमारे शरीर के अंदर जाती है और हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां कर देती है या हमें बीमार कर देती है, जैसे कि सांस की प्रॉब्लम हो जाती है बहुतों को, ठीक है, आप क्या हो जाता है, मेंटल प्रॉब्लम्स भी हो जाती है। तो ये क्या होता है, जो आपके ये जीवाश्म ईंधन है, इनके क्या है, दहन करने से बहुत सारी हानिकारक जो है आपको हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं, यानी बहुत सारी हानियां हो सकते हैं, जिनमें से एक आपका एयर पोल्यूशन है, ठीक है, एयर पोल्यूशन है यानी आपका वायु प्रदूषण है, और दूसरा आपका क्या है, अम्लीय वर्षा है यानी एसिड रेन। The oxides of carbon, nitrogen and sulfur that release on burning fossil fuels are acidic oxide। तो जो आपके ऑक्साइड होते हैं कार्बन के, ठीक है, कार्बन के जो ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, सल्फर के ऑक्साइड है, ये क्या होते हैं, जब आपका जीवाश्म ईंधन दहन होता है तो ये वायुमंडल में मिल जाते हैं और एसिडिक ऑक्साइड्स यानी अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। जीवाश्म ईंधन के जलने पर मुक्त होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड्स अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। These leads to acid rain which affects our water and soil resources। यानी इनसे अम्लीय वर्षा होती है जो हमारे जल, मृदा के संसाधनों को प्रभावित करते हैं। तो ये क्या किस किस को प्रभावित करते हैं आपकी, मैंने आपको फसल के बारे में बताया, बिल्डिंग्स के बारे में बताया, ठीक है, ये जल को भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि जब अम्लीय वर्षा होती है तो वो क्या होती है, आपके जो वाटर रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो आपके जल के स्रोत है, उन पे जब अम्लीय वर्षा पड़ती है तो वो वाटर को पल्यूट कर देते हैं यानी दूषित कर देते हैं, जिस कारण क्या होते हैं, जो जल में आपके जीव होते हैं, ठीक है, जल में आपके क्या होते हैं, जीव होते हैं, उनको भी नुकसान पहुंचता है। कहीं कहीं इस कारण क्या होते हैं, अगर बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रदूषण हो जाता है जल में, तो जल में रहने वाले जीव भी वहां रह नहीं पाते, यानी उसमें आपको जीवन नहीं दिखाई दे। अगर हम मृदा की बात करें, मिट्टी की बात करें, तो जब एसिड रेन या अम्लीय वर्षा आपके खेतों में या मिट्टी के ऊपर पड़ती है तो वो मिट्टी को एसिडिक यानी अम्लीय बना देती है, यानी एसिडिक बन जाती है आपकी मिट्टी, जिस कारण उसकी जो उर्वरकता है या आप कह सकते हैं उसकी जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, जो आपकी कुछ गैसेस हैं जैसे कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये भी जब जीवाश्म ईंधन का दहन होता है
तो ये भी आपकी उत्सर्जित होती। और हमने ये पढ़ा है या आपने अपनी क्लासेस में, यानी पहले आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा ये कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ये एक क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। कैसी गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, यानी आपकी क्या है, ये ग्रीन हाउस गैस है। तो अगर हम ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो ग्रीन हाउस गैस बेसिकली वो गैसें होती हैं जैसे कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, ठीक है, जलवाष्प हो गए। तो ये ऐसी गैसें हैं जो क्या करती हैं, जो कि जब सूर्य से जो है आपकी जो सूर्य की ऊष्मा आती है तो ये क्या कर देती है, पृथ्वी में उसे ट्रैप करके रख देती है, यानी बांध के रख देती है। यानी जो ऊष्मा है उसे एटमॉस्फेयर से, जो आपका वायुमंडल है, उससे बाहर नहीं जाने देती, जिस कारण क्या होता है, पृथ्वी का टेम्परेचर गर्म रहता है। और जिसके कारण क्या है, जो हमारे पृथ्वी है उसमें जीवन क्या है, पॉसिबल हुआ है, यानी लाइफ पॉसिबल हुई। अगर हम बात करें इन जीवाश्म ईंधनों के दहन की, तो जैसे कि हमने अभी बात करी कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो इन जीवाश्म ईंधन का उपयोग भी बढ़ता जा रहा है। तो इनका जब उपयोग बढ़ता जा रहा है, इनका जो है दहन ज्यादा हो रहा है, कंबशन ज्यादा हो रहा है, यानी ज्यादा अमाउंट में, यानी ज्यादा मात्रा में आपकी जो ग्रीन हाउस गैस है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, आपके मीथेन गैस हो गई, तो ये गैसों की जो मात्रा है हमारे वायुमंडल में बढ़ती जा रही, जिस कारण आप जानते हैं ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। तो इसका जो काम है वो क्या है, जो सूर्य से आने वाली ऊष्मा है उसको ट्रैप कर देना, उनको बांधे रखना, पृथ्वी से बाहर नहीं जाने देते। तो जब इनकी क्वांटिटी, इनकी मात्रा बढ़ेगी तो जो इनकी ये क्वालिटी है, ठीक है, जो इनका ये गुण है, ये क्या होगा, बढ़ेगा। या फिर आप ये कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में जो हीट होगी, ऊष्मा होगी, उसे पृथ्वी में बांधे रखेगी या पृथ्वी से बाहर परावर्तित नहीं होने देगी, जिस कारण पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, यानी तापमान है, वो बढ़ता ही जा रहा है। तो जिस कारण क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है पृथ्वी का तापमान, यानी क्या हो रहा है, जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो बढ़ रहा है, जिससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। क्या हो रही है, आपकी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यानी पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है, जिसका आपने रिजल्ट देखा होगा। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारे हिमनद है, ग्लेशियर्स हैं, वो पिघल रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो गर्मी ज्यादा हो रही है, बहुत सारे जो जीव जंतु हैं उन्हें नुकसान हो रहा है। तो जो आपकी ये ग्रीन हाउस गैसें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी जीवाश्म ईंधन के दहन होने से उत्पन्न होती है या उत्सर्जित होती है, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव को क्या करती है, ज्यादा कर देती है, बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है, जिससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम हो रही है। इन एडिशन टू द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी जैसे कि हमने अभी देखा एयर पोल्यूशन हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, इसके अलावा या वायु प्रदूषण की समस्या के अतिरिक्त जो हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, क्या हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, किसकी वजह से, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, जैसे कि आपकी क्या हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, ठीक है। तो यानी कि जो आपका जीवाश्म ईंधन है, इसके दहन के कारण क्या हो रहा है, पोल्यूशन भी हो रहा है, प्रदूषण भी हो रहा है। इसके साथ साथ क्या हो रहा है, इससे निकलने वाली गैसों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करें कि जो ये गैसें हैं, ठीक है, जो ये आपकी हार्मफुल गैसेस हैं, क्या होता है, जब जीवाश्म ईंधन आपका बर्न होता है, उसका कंबशन होता है, तो उस समय आपकी बहुत सारी हार्मफुल गैस तो निकलती है, इसके साथ साथ क्या निकलती है, राख भी निकलती है, ठीक है, राख भी निकलती है। तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ मेजर्स लेने चाहिए, ठीक है,
कुछ मेजर्स लेने चाहिए ताकि हम क्या कर सके, इन हार्मफुल गैसेस, जो ये हानिकारक गैसें हैं, जो ये राख है जिससे प्रदूषण हो रहा है, इसको कम किया जा सके। द पॉल्यूशन कॉज्ड बाय बर्निंग fossil fuel can be somewhat reduced by increasing the efficiency of combustion process। और इसे हम किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं हम इसको, हम कैसे कर सकते हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं, जो आपका कंबसन प्रोसेस है, यानी जो आपकी दहन की प्रक्रिया है या दहन का पराक्रम है, इसकी एफिशिएंसी, इसकी दक्षता को बढ़ा के हम ऐसा कर सकते हैं कि जो आपका ये फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन है, जब इसका दहन होता है या जब हम इसका बर्निंग करते हैं, इसका यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, तो कम से कम प्रदूषण हो, कम से कम राख निकले। And using various techniques to reduce the escape of harmful gases, ashes into the surrounding। और ऐसी हम टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं, ऐसे तरीकों का हम यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, जिससे क्या हो, जो आपकी हानिकारक गैसें हैं और जो आपकी राख है जिससे प्रदूषण हो रहा है, इसको हम कम कर सके या इसका कम किया जा सके। जीवाश्मी ईंधन के जलने के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को कुछ सीमाओं तक दहन प्रक्रम की दक्षता में वृद्धि करके कम किया जा सकता है। इसी के साथ दहन के फलस्वरूप निकलने वाली हानिकारक गैसें तथा राखों के वातावरण में पलायन को कम करने वाली विविध तकनीकों द्वारा इसे घटाया जा सकता है। तो हमने अभी बात करी, किसकी बात करी, हमने जीवाश्म ईंधन के दहन की बात करी। हमने ये देखा कि जीवाश्म ईंधन जो होता है, जैसे आपका कोयला होता है, पेट्रोल होता है, इसका हम उपयोग करते हैं, ये कैसे बनती है हमने ये देखा, और किस तरीके से ये हमारे जो है सराउंडिंग को या हमारा जो वायुमंडल है उसे प्रदूषित कर रही है, हमारे लिए किस तरीके से हानिकारक है, ये हमने देखा। अब हम बात करते हैं इसके यूज, ठीक है, इसके उपयोग की हम बात करते हैं। तो इसको समझने के लिए, ठीक है, आप जैसे जानते हैं कि जो हमारा जीवाश्म ईंधन है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, इसको जब हम दहन करते हैं, इसको जब हम बर्न करते हैं, तो हमें क्या मिलती है, हीट यानी ऊष्मा मिलती है, ठीक है, क्या मिलती है, हीट या ऊष्मा जिसे आप कहते हैं, या आपको थर्मल एनर्जी यानी तापीय ऊर्जा मिलती है। तो जब हम इनका दहन करते हैं तो हमें तापीय ऊर्जा या हीट मिलती है, ठीक है, उसका हम उपयोग किसमें करते हैं, हम उसका उपयोग आपके बिजली के उत्पादन में करते हैं। जैसे कि अगर हम कोयले की बात करें, इसकी बात करें, कोयले की बात करें यानी कोल की बात करें, ठीक है, कोयला होता है जो, कोल की अगर हम बात करें तो कोल जो होता है, कोयला जो होता है, इसको जब हम इसका दहन करते हैं तो हमें क्या मिलती है, हीट एनर्जी यानी हमें ऊष्मा मिलती है, या आप कह सकते हैं थर्मल एनर्जी यानी कि तापीय ऊर्जा मिलती है। इसकी मदद से क्या होता है, हमारे यहाँ या हमारे इंडिया में मैक्सिमम जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती, ठीक है, जो आपकी बिजली होती है, बिजली का उत्पादन इसी के माध्यम से किया जाता है। इसके माध्यम से किया जाता है, कोयले के यूज से या कोयले को दहन करके जो हमें तापीय ऊर्जा मिलती है, उसी से क्या होता है, आपका बिजली का, या आप कहते हैं जिसे आप कहते हैं आपकी बिजली जो होती है उसका उत्पादन हो। तो जब हम इसे बर्न करते हैं, इसी की वजह से हमें क्या होता है, बिजली का उत्पादन भी होता है। तो बच्चों, जो आपका ये कॉन्सेप्ट है आपका तापीय ऊर्जा का, इसको हम अगले लेक्चर में, अगले सेशन में पढ़ेंगे, अगले सेशन में इसको समझेंगे। तो बच्चों, आज हमने फॉसिल फ्यूल के बारे में समझा, यानी जो आपके जीवाश्म ईंधन होते हैं। हमने ऊर्जा के स्रोतों के बारे में देखा कि ऊर्जा के कितने प्रकार के स्रोत होते हैं। फिर हमने जीवाश्म ईंधन के बारे में समझा, उसके जो वो किस तरीके से आपके जीवाश्म ईंधन बने ये देखा, और किस तरीके से ये हानि पहुंचाते हैं ये भी हमने देखा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में आपके अगले जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं उनके साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।